हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। आज हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, वो हैं साइंस के और एमसीक्यूज हैं। ये इसकी सीरीज़ चल रही है, 5वीं वीडियो चैनल पर है। आपने अगर 4 वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिएगा, साइंस की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है। देखिए, हमारी धरती पर जो भी जानवर हैं या मनुष्य कह लीजिए, जंतु और जो भी जीव जंतु हैं, उसके साथ साथ जो भी पौधे हैं, पेड़ पौधे हैं, सबके जो हैं वैज्ञानिक नाम होते हैं। तो यहीं पर मनुष्य के वैज्ञानिक नाम की बात हो रही है, तो वो है होमो सैपियंस। क्या है मनुष्य का जंतु वैज्ञानिक नाम? होमो सैपियंस। अगला है अम्ल। अगर नीले लिटमस पेपर पे अम्ल अगर डालते हैं तो वो किस रंग में बदल जाता है? या अम्ल में हम नीला लिटमस पेपर डुबोते हैं तो वो किस रंग में बदल जाता है? तो वो लाल रंग में बदल जाता है। ठीक है, तो इसका उत्तर लाल होगा। इसी के उल्टा अगर यहाँ पे क्षार दिया होता तो क्षार जो है वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है। ठीक है, ये इसकी पहचान होती है। अम्ल और क्षार की अगर हमें पहचान करनी है तो हम लिटमस पेपर से करते हैं। अगला है, यहाँ पर क्वेश्चन है कि कौन सी ग्रंथि जो है मानव मुंह में मौजूद होती है? तो हमारे माउथ की बात हो रही है। माउथ में कौन सी हमारी ग्रंथि होती है, कौन सी ग्लैंड होती है? तो वो होती है लार ग्रंथि या सलाइवरी ग्लैंड इन्हें कहते हैं। क्या कहते हैं? सलाइवरी ग्लैंड। और इनसे क्या होता है? सलाइवा सिक्रीट होता है, जो हमारे मुंह को जो हमेशा गीला रखता है। इसके साथ साथ एमाइलेज एंजाइम भी सिक्रीट होता है इन सलाइवरी ग्लैंड से। और यही एमाइलेज एंजाइम जो है वो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। इसलिए हमारे जो डाइजेशन है वो कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? ये क्वेश्चन आता है तो ये माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है डाइजेशन, पाचन क्रिया हमारी। अगला प्रश्न है कि हमारे गुर्दे के ऊपर मौजूद ग्रंथि का नाम बताइए। तो ग्रंथि जो है वो अधिवृक्क ग्रंथि होती है, इसे कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड। क्या कहते हैं? एड्रीनल ग्लैंड। और ये जो होती है हमारी जो फीलिंग्स हैं, जैसे गुस्सा है, खुश होना है, ये सब जी है इन चीज़ों को जो है कंट्रोल करती है। इनसे जो हार्मोन निकलता है उसकी वजह से। अगला है हमारे तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई क्या है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई जो होती है वो हमारी न्यूरॉन होती है। न्यूरॉन होती है तंत्रिका। यही सारे न्यूरॉन मिलकर पूरा हमारा तंत्रिका तंत्र बनाते हैं, यानी कि नर्वस सिस्टम, जैसे इंग्लिश में हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। उत्सर्जन तंत्र की मूल इकाई क्या है? तो वो है नेफ्रॉन। कन्फ्यूज मत होइएगा। अगर हम बात करें तंत्रिका तंत्र की, नर्वस सिस्टम की, तो हमेशा याद रखिएगा नर्वस सिस्टम की बात हो रही है तो हम करेंगे न्यूरॉन पट्टी की इकाई। और अगर हमारे उत्सर्जन तंत्र की बात हो रही है, एक्सक्रीटरी सिस्टम की, जिससे हम अपना मलमूत्र त्याग करते हैं, वो उसकी इकाई जो होती है वो होती है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो होते हैं ये किस में होते हैं? किडनी में होते हैं। और किडनी क्या करती है? किडनी तो प्यूरिफाई करती है हमारे ब्लड को, उसमें से जो बेकार तत्व हैं वो बाहर निकाल देती है और अच्छे तत्व हमारे शरीर में रह जाते हैं। तो यहाँ पर ये है। अगला है तरंग दैर्ध्य की इकाई क्या है? तरंग दैर्ध्य की इकाई पूछी जा रही है। तो तरंग दैर्ध्य की इकाई जो है वो मीटर होती है। कन्फ्यूज मत होइएगा, मीटर होती है। ऐसे तरंग दैर्ध्य होती है जो, इसकी इकाई क्या है? मीटर है। यहाँ से यहाँ तक नापने के लिए मीटर में नापते हैं। अगला यहाँ पर है SO2 का रंग कैसा होता है? तो ये बेरंग होता है, कोई रंग नहीं होता, रंगहीन कहेंगे इसे। रंगहीन होता है SO2 जो है, गैस जो होती है SO2 की। बेंजीन का रासायनिक सूत्र जिसने केमिस्ट्री पढ़ी होगी उसे पता होगा। तो इसका C6H6 इसका रासायनिक सूत्र होता है, केमिकल फॉर्मूला बेंजीन का। इम्पॉर्टेंट है, बड़ा क्वेश्चन। और इसका कभी कभी डायग्राम बनाने को आ जाता है C6H6 का। ठीक है, इस तरह से बनता है इसका डायग्राम। अगला है यहाँ पर अम्लों का pH क्या होता है? ये बात मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको कि अगर pH 7 है तो वो न्यूट्रल है, पानी का माना जाता है। और अगर pH इससे नीचे है, यानी कि 6 है, 5 है, 4 है, और नीचे ऊपर 0 तक आ रहा है, तो ये अम्ल होते हैं। क्या होते हैं? ये एसिडिक होते हैं। और इससे ऊपर जाता है, 8 है, 9 है, 10 है, इस तरह से, तो ये क्षार होते हैं। ठीक है, बेसिक होते हैं। तो अम्लों का pH कितना होता है? 0 से 7 के बीच। दिमाग में रखिएगा, इसके लिए बहुत से बच्चों ने देखा भी होगा। उस धातु का नाम बताइए जिसमें सबसे अधिक तन्य होती है, यानी कि तन्यता। तन्यता का मतलब जिसे अधिक से अधिक खींचा जा सकता है, जो टूटती नहीं है खींचने पर। ऐसा नहीं कि आपने उसे खींचा और टूट जाए। तो ये सोना होता है। तभी तो आपने देखा होगा कि सोने, जरा से सोने से कितने सुंदर सुंदर आपके गहने बन जाते हैं। थोड़ा सा सोना होता है उससे बहुत बड़े बड़े गहने, क्योंकि इसमें तन्यता बहुत है, ये टूटता नहीं है। जितना लंबा चाहे उसका तार बना लीजिए आप,
लंबा से लंबा, टूटेगा नहीं बिल्कुल। और इसके साथ साथ अगर यहाँ सोने का ऑप्शन नहीं होता, अगर प्लेटिनम ऑप्शन होता, ठीक है, तो भी इसका आंसर सही है। प्लेटिनम में भी बहुत तन्यता होती है, प्लेटिनम भी बहुत तन्यता होती है, तभी तो आजकल ज्वेलरी में गोल्ड और प्लेटिनम की ज्वेलरी आपने देखी है, गोल्ड प्लस प्लेटिनम की, इसीलिए होती है। अगला है उन नसों का नाम बताइए जो ऑक्सीजन युक्त रक्त को हृदय यानी कि हमारे हार्ट से पूरे शरीर में ले जाती हैं। तो क्या होता है, फेफड़े में क्या आया, शुद्ध और अशुद्ध रक्त आया, उससे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्सीजन मिल जाती है हम उसमें हार्ट हमारे ब्लड में, और HbO2 बना लेती है, और CO2 जो होता है वो हट जाती है। तो यही प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड कहाँ पे, हृदय में जाता है। और हृदय में जाने के बाद हृदय से सबसे पहले तो जाता है हृदय में, हृदय से जाता है फेफड़े में, है ना। तो ये जो है, तो हमारे हृदय में जो है वो आर्टरी और वेन होती हैं। क्या होती हैं, आर्टरी और वेन्स हृदय से निकलती हैं बाहर। वेन में जाता है अशुद्ध रक्त आता है, आर्टरी में प्योर। तो ये आर्टरी को ही हम क्या कहते हैं, यहाँ पर धमनियाँ कहते हैं। लेकिन एक आर्टरी ऐसी जो अशुद्ध रक्त ले जाती है, उसके बारे में आप बताना। शरीर के उस हिस्से का नाम बताइए जो कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ, वो है फेफड़े। फेफड़ों से ही खांसी, सर्दी, जुकाम ये सब हुआ था, सीना बिल्कुल जकड़ रहा था, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, तो ये कोरोना वायरस का अटैक था। अगला क्या है, आँख के उस भाग का नाम बताइए जिस पर छवि यानी कि चित्र बनता है, जो हम देखते हैं वो उसका चित्र बनता है, तो वो है कॉर्निया। क्या है, कॉर्निया। अगला है कि कौन सी बीमारी जो है कुत्ते के काटने से होती है, तो रेबीज़ की बीमारी कुत्ते के काटने से होती है। जब रेबीज़ का अटैक ज़्यादा हो जाता है, मान लीजिए उसे दवा नहीं मिल पाई किसी व्यक्ति को, तो उसकी सोचने समझने की जो शक्ति है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये चीज़ यहाँ पर है। अगला है वायु दाब को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो इसके लिए बैरोमीटर का। किसका किया जाता है, बैरोमीटर का। ऐसे याद कर सकते हैं, वा से और फिर बै, ऐसे करके याद कर सकते हैं तो याद हो जाएगा। वायु दाब को बैरोमीटर। प्रतिरोध की SI इकाई क्या है, तो प्रतिरोध की SI इकाई ओम होती है। ओम, इस तरह से इसका जो है सिंबल भी होता है, ठीक है, उल्टा यू जैसा। अगला है पित्ताशय से स्रावित रस का नाम बताइए, तो वो होता है पित्तरस। लेकिन मैं आपको बता दूं, पित्तरस जो है वो लिवर से स्रावित होता है, ठीक है, लिवर से स्रावित होता है, लेकिन स्टोर जाके होता है वो होता है पित्ताशय में। और जब हमें ज़रूरत होती है तो वो हमारी आंतों में आ जाता है, ठीक है, आंतों में आ जाता है। अब क्यों आता है, क्या है कि ये पित्तरस जो है वो क्षारीय होता है, ठीक है, और हमारी अगर शरीर में अम्लीय ज़्यादा हो जाए हमारा खाना, तो उसको निष्क्रिय कर देता है ये अपना पित्तरस उसमें जाकर, और उसको न्यूट्रल कर देता है। तो हमें एसिड नहीं बनता है अगर सही से पित्तरस निकल रहा है। तभी आपने देखा होगा जिनका पित्ताशय निकला हुआ होता है उनको एसिडिटी बहुत होती है, खाना खाने में, डाइजेस्ट करने में बड़ी दिक्कत होती है, ठीक है, इसीलिए होती है क्योंकि उनकी जो एसिड है वो बेस के साथ मिलकर न्यूट्रल हो ही नहीं पाता, क्योंकि बेस निकल ही नहीं इसमें, वो जो है ढंग से जैसे सिक्रीट होना चाहिए वैसे नहीं हो रहा है। एक्सरे की खोज किसने की थी, तो विल्हेम रोएंटजन ने की थी एक्सरे की खोज। अगला है मानव शरीर के उस भाग का नाम बताइए जिसमें अधिकांश पाचन क्रिया होती है, तो वो है छोटी आंत। सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा पाचन कहाँ होता है, तो छोटी आंत में होता है। और छोटी आंत हमारी कौन सी होती है, जो पतली वाली आंत होती है वो छोटी आंत होती है। आपने जब पिक्चर देखी होगी आंतों की, ये तो जो बड़ी वाली होती है ये होती है, इसके अंदर जिगजैग होती है, वो छोटी आंत होती है, ठीक है। डायमीटर से नापते हैं, जो गोलाई है हाथ की उससे पता चलता है, जिसकी ज़्यादा डायमीटर है वो बड़ी आंत होती है, और जो इसका डायमीटर कम होता है वो छोटी आंत होती है। ये बात याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आता है। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, पूरे ही 20 प्रश्न हो गए, आज मैं 20 प्रश्न लेके आई थी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे, और इसके साथ साथ जो भी वैकेंसी आती है उसका भी अपडेट मैं देती रहती हूँ। मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों पूरी वीडियो देखने के लिए।